जैसा कि हमने कल पढ़ा था अधिगम के सोपान, अधिगम के सोपान में हमने डोनाल्ड और मिलर की बातें की। आज जो हम क्लास में चर्चा करेंगे वो रहेगा अधिगम और परिपक्वता में क्या संबंध है, यानी हम परिपक्वता किसको कहें या फिर अधिगम किसको कहा जाता है। सबसे पहले हमें ये बात जाने कि परिपक्वता होता क्या है। हमने जानने का प्रयास कर लिया कि अधिगम क्या होता है। हमने जाना, कल भी कई चर्चा की थी कि अधिगम अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, कभी भी स्थायी परिवर्तन नहीं होता, अस्थायी परिवर्तन होता है। और वो अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास से व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है वो अस्थायी परिवर्तन, वो अधिगम है आपका। जबकि परिपक्वता क्या होती है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के विकास से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का विकास, अंगों का विकास का मतलब होता है कि अंगों का बढ़ना नहीं। आप क्या समझ रहे हो कि अंगों का विकास हो गया कि हाथ की लंबाई बढ़ गई? नहीं। पैर की लंबाई बढ़ गई? नहीं। ये ग्रोथ मात्र है। अंगों के विकास का मतलब होता है अंगों की क्रियाशीलता, अंगों की क्रियाशीलता। हमारे शरीर के जितने भी विभिन्न अंग हैं, जैसे हाथ है, पैर है ना, या जो हमारा सिर का आकार है, जितने भी हमें बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, उस बॉडी के पार्ट्सों के अंदर विभिन्न, यानी विभिन्न अंगों के विभिन्न का विकास, विभिन्न अंगों का जो विकास होता है, विभिन्न अंगों की जो क्रियाशीलता बढ़ती है, और उस क्रियाशीलता से हमारे व्यवहार में जो चेंज आता है वो क्या है? परिपक्वता। मेरी बात को दोबारा सुने। हम लोग ये नहीं समझेंगे कि हमारे अंगों की वृद्धि हो गई, ये विकास है, नहीं। हमारे शरीर के विभिन्न अंग जितने भी होते हैं, विभिन्न अंग जैसे हाथ, पैर जितने भी हैं, अंगों के विकास, अंगों के विकास का मतलब होता है अंगों की क्रियाशीलता। जैसे हाथ की पकड़ मजबूत हुई, पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आई, तो आप तीव्रता से दौड़ सकते हैं, आप किसी वस्तु को तीव्रता से, मजबूती से पकड़ सकते हैं। ये विकास है। और इसकी वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन जो आता है, हमारे व्यवहार में जो चेंज होता है, उसी चेंज को, विकास की परिवर्तन को क्या कहेंगे हम? परिपक्वता। मेरी बात समझ रहे हो? परिपक्वता का मतलब अंगों के अंदर ग्रोथ नहीं है, शरीर के अंगों का विकास। और शरीर के अंगों के विकास का मतलब होता है शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाशीलता का बढ़ना, और उस क्रियाशीलता से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन हो गया वो हमारी परिपक्वता। इसका मतलब सीधा सा है कि परिपक्वता का संबंध शरीर के अंग प्रत्ययों के विकास से है। अंग प्रत्ययों के विकास, हमारे हाथों की क्रियाशीलता बढ़ी, पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आई, हाथ के मसल्स बढ़े, उनमें क्रियाशीलता बढ़ी, तो किसी भी चीज को देखकर बोल से मैं इसको उठा लूंगा, कह सकते हो नहीं, है ना? या मैं इसको दौड़ को मैं जल्दी से पार कर दूंगा। क्यों? आपकी क्रियाशीलता था तभी बोले, क्रियाशीलता थे तभी बोले आप। जबकि अधिगम का संबंध जो होता है वो अंग प्रत्ययों के कार्य से होता है। आप कौन सा कार्य कर रहे हो, अंग प्रत्ययों की जो क्रियाशीलता है उसका नाम परिपक्वता है, और अंग प्रत्ययों के जो कार्य होते हैं वो है अधिगम। ध्यान से सुनिए, यहां अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास के द्वारा व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है, कभी भी अधिगम से स्थायी परिवर्तन नहीं करना है, अस्थायी परिवर्तन होता है। परिवर्तनशील होते हैं, बताया था ना, परिवर्तन क्या होंगे? परिवर्तनशील हो रहे हैं, अस्थायी। तो इसका जो संबंध है वो परिपक्वता में शरीर के विभिन्न अंगों के विकास से हमारे व्यवहार में जो चेंज होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? परिपक्वता। इसका मतलब हुआ कि परिपक्वता का जो रियल में जो संबंध है वो अंग प्रत्ययों के विकास से है, हमारे अंगों के विकास से। इसका मतलब उसकी क्रियाशीलता। अब हमारे अंग प्रत्यय जो कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपकी सुनने की क्षमता है ना, ये चीजें आपके जो कार्य कर रहे हैं अंग, वो हो गया आपका, उसका संबंध किससे है? अधिगम से। किससे? अधिगम से। अब ये कह सकते हैं कि परिपक्वता के कारण हमारे शरीर के विभिन्न जो अंग विकसित होते हैं,
परिपक्वता के कारण क्या होंगे, शरीर के विभिन्न अंग विकसित होंगे, जबकि अधिगम के कारण अंग प्रत्ययों के कार्यों में संबंध बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, संबंध। और अब ये जो आपकी परिपक्वता है ये जन्मजात होती है, कभी भी अर्जित नहीं होती। बच्चा जब एक माँ के गर्भ में गर्भ काल से लेकर के किशोर अवस्था तक हम जब विकसित होते हैं, स्वतः होते हैं जन्म, आपको कोई नहीं कहता कि आजा तेरी मैं लंबाई बढ़ाऊं, आजा मैं तेरी मोटाई बढ़ाऊं, ऐसा होता है क्या? अपने आप ही स्वतः विकसित हुए, स्वतः ही होंगे। आपके अंग प्रत्ययों ने स्वतः ही क्रियाशीलता काम करना शुरू किया होगा। इसका मतलब जन्मजात होती है। जन्म परिपक्वता क्या होगी, जन्मजात। गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक या एक जीव कोष से जैसे हमारा विकास शुरू हुआ और वहां से लेकर जैसे हम भ्रूण बने, भ्रूण से हम नवजात शिशु बना, बच्चे का बाद में जन्म हुआ, जन्म के बाद बच्चा शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था में गया होगा, तो बच्चा स्वतः ही विकसित हुआ। बच्चे को कोई विकसित नहीं किया गया, अलग से उसको कोई डोज नहीं दिया गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा स्वतः ही विकसित होता है। इसीलिए क्या होता है, यानी स्वतः विकसित होना मतलब क्रियाशीलता स्वतः विकसित होती है, क्रियाशीलता स्वतः विकसित होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि परिपक्वता क्या होगी, जन्मजात। परंतु अधिगम में ऐसा नहीं होता। अधिगम के लिए किसकी जरूरत है आपको, अधिगम अर्जित होता है, और इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अभ्यास की, अनुभव की और प्रशिक्षण। अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण को आप एक नियोजित ढंग से एक प्री प्लान के अंतर्गत कार्य करते हो और सीख जाते हो। इसका मतलब अधिगम जो होता है वो अर्जित प्रक्रिया है और एक नियोजित प्रक्रिया, जबकि परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया और स्वतः विकसित होती है, इसलिए स्वचालित प्रक्रिया होती है। परिपक्वता क्या होगी, स्वचालित। अगर हम बात करें परिपक्वता की, तो परिपक्वता जन्मजात होता है, अधिगम अर्जित होता है। क्योंकि एक जीव कोष से हम जब बड़े हुए तो स्वतः ही विकसित हुए, किसी को जरूरत हमें नहीं पड़ी, अर्थात ये स्वचालित है। स्वचालित हो तो मतलब स्वतः ही विकसित होता है। तो नेक्स्ट बात देखिएगा, जो अगली बात है कि परिपक्वता एक स्वचालित प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक नियोजित प्रक्रिया है। अधिगम के लिए अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव की जरूरत होगी, आवश्यकता है, जबकि परिपक्वता के लिए ना कोई अनुभव की जरूरत होगी, ना अभ्यास की जरूरत होगी और ना ही किसी प्रशिक्षण की जरूरत होगी। तो अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव की परिपक्वता के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि अधिगम के लिए अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है। बात समझ में आई? इसके लिए आवश्यकता होगी, अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी, अनुभव की जरूरत पड़ेगी, परंतु परिपक्वता के लिए ऐसी कोई भी जरूरतें नहीं पड़ती। अधिगम देखो, अधिगम एक आप पढ़े हो कि अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया होती है, एक नियोजित प्रक्रिया है, व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया है, लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है, लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है, ये बात हम पढ़े हैं। अर्थात अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता भी एक प्रक्रिया तो है, परंतु कौन सी, जातीय। ये जातीय प्रक्रिया है, ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है और ये जातीय। अब जातीय क्यों? देखो, परिपक्वता के कारण क्रियात्मक क्षमता और व्यक्ति की ज्ञानात्मक क्षमता, एक आयु स्तर में, एक ही आयु स्तर के जैसे 5 वर्ष का बच्चा है या 8 वर्ष का बच्चा है या 10 वर्ष का बच्चा है, तो 8 या 10 वर्ष के बच्चे की ज्ञानात्मक क्षमता और उसकी कार्य करने की क्रियात्मक क्षमता इक्वल होती है, अलग अलग नहीं होती। अलग अलग हमें जो देखने को मिलता है, कोई बच्चा उसमें ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा उसमें कम इंटेलिजेंट है, किसी बच्चे को जल्दी समझ में आता है, किसी बच्चे को कम समझ में आता है। इसका मतलब क्या है? उसकी अभियोग्यता और उसकी क्षमता और उपलब्धि कौशल वो कम है। इसका मतलब ये चीज तो हम अधिगम के बेस पे मिलती है हमें। किसके बेस पे? अधिगम। तो अधिगम बेस पे तो बच्चों में विषमता मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे हम अपनी कक्षा में जितने भी हैं, तो अपनी कक्षा में सारे जितने भी बैठे हो तो सभी में विषमता है, किसी को ज्यादा आता तो किसी को कम आता। इसकी वजह जो है वो सिर्फ अधिगम है, परंतु आप लोगों की ग्रहण करने की क्षमता, ज्ञानात्मक क्षमता और कार्य करने की क्षमता इक्वल एज वाले की लगभग सेम होती है।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिपक्वता क्या होगी, एक है जातीय प्रक्रिया, क्योंकि परिपक्वता के द्वारा क्रियात्मक ज्ञानात्मक क्षमता एक ही उम्र में एक ही वर्ष के आयु के बच्चों की आयु के समान होती है, यानी एक ही आयु स्तर के बालकों की ज्ञानात्मक क्रियात्मक क्षमता सेम होती है। तो कारण क्या हुआ, परिपक्वता। परंतु उसी आयु स्तर के बालकों में सीखने की क्षमता, अभियोग्यता, अभिक्षमता, उपलब्धि कौशल भिन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भिन्नता देखने को मिलती है वो किसकी वजह से, अधिगम की वजह से। अधिगम की वजह से बालकों में सीखने की योग्यता में भिन्नता होगी। इसी कारण बालकों में क्या पाई जाती है, विषमता। हम अभियोग्यता कह सकते हैं, अभिक्षमता कह सकते हैं, उपलब्धि कौशल कह सकते हैं, जिसकी वजह से बालकों में क्या पाई जाती है, अधिगम की वजह से विषमता। बच्चों में विषमता पाई जाती है अधिगम की वजह से। हमें समानता पाई जाती है परिपक्वता बेस। जैसे आपका कोई भी भर्ती हो तो उस भर्ती में सभी के लिए सेम सिलेबस लगाए जाते हैं, अलग लगाया जाता है। ऐसा तो नहीं करते कि प्रतिभाशाली को लिए अलग से सिलेबस होगा, नहीं होता ना, सेम होता है। एक कक्षा 5 के स्तर के बालकों के लिए सामान्य सभी के लिए सेम सिलेबस होता है, क्योंकि वहां पे ज्ञानात्मक क्रियात्मक क्षमता सभी की क्या मानी जाएगी, सेम मानी जाएगी, क्योंकि जातीय प्रक्रिया का बेस पे। परंतु कुछ बच्चे उसमें जीनियस होते हैं जो ज्यादा नंबर लेके आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर कम आते हैं। क्यों, वो कारण उसकी अधिगम की वजह से होता है। अधिगम यानी अभियोग्यता, अभिक्षमता, उपलब्धि कौशल की वजह से कम विषमता मिलेगी आपको। नेक्स्ट बात होती है कि देखो, अब मैं देखो बताया कि अधिगम क्या है, परिपक्वता क्या है, एक जातीय प्रक्रिया। जातीय प्रक्रिया तो इसीलिए हम सभी में एक समानता देखने को मिलती है। ज्ञानात्मक और क्रियात्मक क्षमता के बेस में हम समान है, इक्वल है। तो समानता किसके आधार पे होगी, परिपक्वता के आधार पे, और विषमता किसके आधार पे होगी, अधिगम के बेस पे। आगे बात समझ में, विषम समानता जो हमें मिलती है वो किसकी वजह से, परिपक्वता की वजह से, जबकि विषमता जो मिलती है, विषमता का कारण क्या, आपका अधिगम होता है। नेक्स्ट बात होती है कि परिपक्वता एक निश्चित आयु के बाद रुक जाता है, परमानेंटली नहीं चलता। क्रियाशीलता सदैव ऐसी नहीं बनेगी, रुक जाएगी। क्रियाशीलता, अंगों का विकास, अंगों की वृद्धि, अंगों की क्रियाशीलता क्या होगी, रुकेगी। इसका मतलब परिपक्वता एक निश्चित आयु के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। परंतु अधिगम की प्रक्रिया हमेशा आजीवन चलती है, सतत चलती है, अनवरत चलती है, अविरल होता है। इसके बाद देखो, अधिगम परिपक्वता सीखने पर डिपेंड नहीं करती, अर्थात अधिगम पर डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसका तो पार्ट ही अलग है। परंतु जो अधिगम है, अधिगम का बेस है परिपक्वता, अधिगम का आधार है परिपक्वता, अधिगम का बेस है। यानी अधिगम परिपक्वता के आधार पे, अधिगम जो है वो परिपक्वता का क्या है, आधार नहीं, परिपक्वता अधिगम का आधार। ये बात बोला था मैंने कि अधिगम का आधार क्या है, परिपक्वता। अधिगम का आधार क्या है, परिपक्वता। तो परिपक्वता अधिगम का क्या है, आधार। परंतु अधिगम जो होगा वो कभी परिपक्वता का आधार नहीं होगा, यही तो बात है। तो अधिगम जो है वो परिपक्वता पे डिपेंड करेगा। मैं बात बोल रहा था कि जो ये परिपक्वता है ये अधिगम का आधार है। अधिगम का आधार है तो मतलब अधिगम इस पे डिपेंड है। अधिगम किस पे डिपेंड है, परिपक्वता। आपकी ज्ञानात्मक और क्रियात्मक क्षमता अच्छी है और उसी समय आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, अच्छी आपकी ज्ञानात्मक क्षमता, अभियोग्यता क्षमता अच्छी है, तो ज्यादा सीखोगे कि नहीं सीखोगे। पर आपकी ज्ञानात्मक और क्रियात्मक क्षमता निम्न है, कम है, क्रियाशीलता कम है, तो क्या कम सीखोगे या ज्यादा सीखोगे, कम सीखोगे। आप में विषमता मिलेगी। विषमता देखने को मिलती है अधिगम की वजह से, समानता देखने को मिलती है, जातीय होती है परिपक्वता, जबकि व्यक्तिगत होती है अधिगम। अधिगम का आधार क्या है, परिपक्वता। क्या परिपक्वता अधिगम का आधार है, परिपक्वता क्या अधिगम का आधार है, क्या अधिगम परिपक्वता का आधार है, नहीं है।
परिपक्वता अधिगम का आधार है, जबकि अधिगम परिपक्वता का आधार है नहीं है। डिपेंड किससे करता है? अधिगम किस पे डिपेंड करेगा? अधिगम डिपेंड करता है परिपक्वता। तो अधिगम का आधार जो है वो परिपक्वता, या ये कह सकते हैं कि परिपक्वता अधिगम का आधार है, जबकि अधिगम परिपक्वता का आधार है नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि अधिगम परिपक्वता पे निर्भर करता है, अधिगम परिपक्वता पर निर्भर करता है, परंतु परिपक्वता अधिगम पर निर्भर नहीं करती। क्यों? क्योंकि परिपक्वता के लिए ना तो अभ्यास की जरूरत है, ना अनुभव की जरूरत है, ना प्रशिक्षण की जरूरत है, इसीलिए इस पर आधारित ये नहीं है। ये बात समझ में आई? बिल्कुल। अब देखिएगा नेक्स्ट जो बात आती है वो अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण या अधिगम प्रशिक्षण। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? आपका पूर्व ज्ञान या पूर्व कौशल या पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव, पूर्व कौशल का नवीन ज्ञान, नवीन कौशल, नवीन अनुभव के साथ संबंध स्थापित होना। अगर पूर्व ज्ञान कह रहा हूं तो वहां पे नवीन ज्ञान कह दें, पूर्व कौशल कह रहे हैं तो नवीन कौशल कह दें, है ना? समझ में आई बात? यानी पूर्व ज्ञान या पूर्व कौशल या पूर्व अधिगम कह सकते हैं, उसका नवीन ज्ञान, नवीन अनुभव, नवीन कौशल के साथ संबंध स्थापित करना ही क्या है? अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर करना है। ये गतिक प्रक्रिया है। गतिक प्रक्रिया का मतलब जो चीजें आपको पहले आती हैं उसी से आप नया जोड़ रहे हो, तो एक गतिक प्रोसेस है। क्या है? एक गतिक प्रोसेस है आगे बढ़ाने की। जैसे चीजें, तभी तो हमने क्या कहा था कि अधिगम एक ऐसा है। कल कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमने सीख ली, परंतु बाद में चला कि ये चीजें तो और भी होती है, तो पहले वाली चीज वहां से हट जाती है और नई चीज वहां पे आ जाती है। इसीलिए अधिगम क्या है? आपका अस्थायी है। अधिगम एक गतिक प्रक्रिया है और इसको सक्रिय किया जा सकता है, सक्रिय किया जा सकता है। बिल्कुल, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये बात भी कल पढ़ी थी हमने। अधिगम क्या एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय है, वातावरण की उपज है, वातावरण की उपज है। जो नई चीजें आपको पहले से आ रही हैं, कुछ चीजें आप उसके साथ नहीं जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप सक्रिय होते हो जोड़ने के लिए। पहले से चीजें आ रही है, नई चीजें जानने के लिए आप कोशिश करते हो, करते ही नहीं करते, इसलिए क्या है? एक सक्रिय क्रिया। परंतु स्थानांतरण की जो प्रोसेस है ट्रांसफर की, एक के साथ दूसरे का संबंध, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में जो सहायक हो रहा है, वो एक अधिगम एक गतिक जरूर है, परंतु कभी उद्देश्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उद्देश्य नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि वो कभी भी क्या नहीं होता? उद्देश्य नहीं होता। अधिगम स्थानांतरण, अंतरण या फिर प्रशिक्षण तीन प्रकार से होता है: धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। क्या क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। अब धनात्मक में क्या है? जो पहले कोई चीज आपने सीखी, पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान में अगर सहायक हो रहा है, पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान में अगर साधक है, सहायक है, तो है धनात्मक। और पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान में बाधा डाल रहा है, बाधक का कार्य करता है, तो है ऋणात्मक। और पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान में ना तो बाधा डालता है और ना ही साधक है, तो है आपका शून्य। अब पेपर में क्या आता है? ये तीन नाम तो ध्यान रखिएगा: धनात्मक अंतरण या फिर ऋणात्मक अंतरण या फिर शून्य अंतरण, या फिर धनात्मक स्थानांतरण या फिर ऋणात्मक स्थानांतरण या फिर शून्य अंतरण। इसमें एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल देगा और एग्जाम्पल देकर के ये आपके ऑप्शन होंगे। एग्जाम्पल देता है, एग्जाम्पल देके ही पूछेगा। जैसा कि एग्जाम्पल देखिएगा नॉर्मल सा, कि साइकिल चलाने वाला बालक मोटरसाइकिल चला सकता है, धनात्मक है। साइकिल चलाने वाला क्या चला सकता है? मोटरसाइकिल चला सकता है ना? और मोटरसाइकिल चलाने वाला साइकिल भी चला सकता है, धनात्मक है ना? क्या है? धनात्मक। पर इतना इजी एग्जाम्पल शायद पेपर में नहीं आना। अब एग्जामिनर क्या करता है? थोड़ा सा लंबी चौड़ी बातें करता है, थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा मोटा ज्ञान आपको हिंदी का भी होना चाहिए। वैसे ज्ञान के भरे पड़े हो आप लोग, है ना? कम तो है ही नहीं। जैसे एक पर्सन आया कि एक अध्यापिका एक बालक को
एक वचन से बहुवचन बनाना सिखा रही है और एस या यस के रूल बता रही है। एक अध्यापिका ने एक बालक को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस या ईएस के नियम बताए और बच्चे को समझाया कि बुक को क्या लिखा जाए, बुक्स लिखा जाए, बहुवचन हो गया। उसी प्रकार से बच्चे ने पेन को पेन्स लिखा, क्या सही बात है? पेन पेनों, किताब किताबें, है ना, लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, है ना। ऐसे एक वचन से हिंदी में भी हो सकता है। एक वचन से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग की बात नहीं कर रहा मैं, एक वचन से बहुवचन की बात कर रहा हूं। तो एक वचन से जैसे सिंगुलर से उसने प्लूरल बनाना सिखाया, तो बुक्स को उसने बुक्स लिखा, पेन को उसने पेन्स लिखा, तो सही चल रहा है। बॉय को उसने बॉयज लिखा, गर्ल्स को उसने गर्ल्स लिखा, काउ को उसने काउस लिखा और फोक्स को उसने फोक्सेस लिखा। सब धनात्मक है, सब क्या है? धनात्मक। अब थोड़ी बहुत आपको नॉलेज भी होना चाहिए इंग्लिश का, थोड़ा बहुत। अब देखो ऋणात्मक में क्या होता है कि सीखा गया ज्ञान अगले में बाधा डालेगा। अगले में क्या डालेगा? बाधा। अगर बाधा डाला, हमें ही सोचना है कि बाधा या साधक है, खुद सोचना पड़ेगा। अगर बाधा डाला है तो गलत लिख रहा है, बाधा डाल रही है तो मतलब बच्चा गलत लिख रहा है। अगर साधक है तो बच्चा दोनों ही चीजें क्या लिख रहे हैं? सही लिख रहा है। जैसे मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, मैकेनिक का मतलब मिस्त्री, उसने मोटर गाड़ी का इंजन की मरम्मत करनी शुरू कर दी। संभव है क्या? संभव नहीं। तो आप लोग तो सोचेंगे यार करना तो शुरू कर दिया तो शायद कर ही रहा होगा, वहां पे नए का भाव नहीं आएगा किसी भी लाइन में। आप ये सोचते हो कि नए का भाव आप कभी भी नहीं देखोगे, नए नहीं मिलेगा आपको। मोटरसाइकिल का मैकेनिक मोटर गाड़ी के इंजन की मरम्मत कर रहे हैं, इसका मतलब आप सोचिए कि मोटर गाड़ी का इंजन आप मोटरसाइकिल के इंजन की और मोटर गाड़ी के इंजन की तुलना कैसे करोगे साहब? संभव नहीं है। आप खुद सोचेंगे, थोड़ी सी अपने मस्तिष्क को काम में लेंगे तो ये ऋणात्मक है, बाधा डालेगा। एक बालक, एक अध्यापिका एक बालक को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम सिखाती है, बनाने के नियम सिखाती है। तो बालक को घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी बताया गया तथा बालक ने तोता का स्त्रीलिंग तोती या मैना बताया। अब आप सोचेंगे सर तोता का हमने तो मैना ही सुना है, सर गाने में भी सुना है तोता मैना की कहानी, तो पुरानी हो गई है ना। नहीं, तोता एक पूरी प्रजाति है, मैना एक पूरी प्रजाति है। तोता का तोती नहीं होता, तोता एक अलग प्रजाति है, मैना एक अलग प्रजाति है। तो ये आपको जानना होगा, आपको पता होना चाहिए। आया हुआ एग्जाम्पल है एग्जाम में कि एक अध्यापिका एक बालक को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना सिखाती है, घोड़ा का घोड़ी बताती है, तो बालक ने उसी प्रकार से तोता का स्त्रीलिंग है तोती बता दिया या मैना बता दिया। अरे बिल्कुल गलत बता दिया। क्यों? क्योंकि तोता तो एक पूरी प्रजाति का नाम है, मैना एक पूरी प्रजाति का नाम है। जबकि सही क्या होता है? तोता का तो क्या होता है? नर तोता या फिर मादा तोता होता है, और मैना का क्या होता है? नर मैना और मादा मैना। सही तो ये होता है। जबकि बच्चा बता क्या रहा है? तोता या फिर मैना, तो इसका मतलब क्या है? तोती या फिर मैना बता रहा, तो क्या बता रहा है? गलत बता रहा है, तो मतलब बाधा है। क्या है? बाधा। इसी प्रकार से थोड़ा इंग्लिश में भी चल लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें कि एक अध्यापिका के नाम पता नहीं एग्जामिनर को क्या पड़ा है, अध्यापक का नाम ही नहीं लिखता राजस्थान में। तो राजस्थान में कोई भी एग्जाम्पल साइको में देता तो अध्यापिका हो सकता है, साथ वाली कोई अध्यापिका हो उनके। एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है, हो सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा है, हर बार पर्सन में आता ही अध्यापिका है, अध्यापक का नाम ही नहीं। देख लीजिए आप पेपर उठा के, अध्यापिका ही आता है। क्यों यार? अध्यापक सारा ही मोड़ी का बैठा मार रखे शायद मोड़ी की बांह ही फाड़ ली होगी है। चलो, एक बालक
एक वचन से बहुवचन बनाने, एक अध्यापिका एक बालक को, एक अध्यापिका एक बालक को एक वचन से बहुवचन, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम समझाती है ना, और एस या एस के नियम बता रही है। बच्चे ने हाउस का हाउसेज लिखा और मैन का मैंस लिखा। क्या ये सही बात है? गलत बात है। बच्चे ने तो क्या किया, अलग सोचा ही नहीं, एस या एस का तुरंत ही सबकी क्या लगा दिया, किसी के एस और किसी के एस, तो बाधा डाल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि हाउस का हाउसेज होता है जबकि मैन का मैन होता है। ये सही है, ये क्या है, सही। और बच्चे ने क्या लिखा है, गलत लिखा है। इसका मतलब यहां पे ये मैं समझा रहा हूं, आपको ये सही लिख कर नहीं देगा, ये तो मैं बता रहा हूं कि आपके माइंड में एक वचन बहुवचन हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम में फिक्स चीजें हैं। इंग्लिश में अगर आप नहीं भी पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, इसके लिए सिंगुलर प्लूरल के नियम पढ़ लीजिएगा और कुछ चीजें वहां पे रट लीजिएगा। एग्जाम्पल ऐसा बना के देता है, कहते सर साइको के लिए मैम इंग्लिश पढ़ना, जी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में कोई रट के तो देता नहीं। अब देखो, मैन से मैन लिखना चाहिए था, ई लगाना चाहिए था, बच्चे ने क्या लगा दिया, एस। इसका मतलब जो पहले जो सीखा था वो क्या डालना है, बाधा डालना है, ऋणात्मक हो रहा है, तो क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ। इसी प्रकार से एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि उसने एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम और सिखाए होंगे। तो बच्चे ने जैसे ओक्ष का ओक्शन बताया, अध्यापिका ने क्या बताया, ओक्ष का ओक्शन, तो बालक ने फोक्ष का क्या बता दिया, फोक्शन बता दिया। बच्चा तो क्या लगता है, बच्चे को लगता है यार यहाँ पे क्या लग रहा है, EN लग रहा है, और यहाँ पे FOX है तो OX के बाद EN लग रहा है, तो यहाँ पे X के बाद क्या लगा दो, EN लगा दो। बच्चा तो ऐसे ही तो सोचता है, हम भी तो ऐसे ही सोचे थे, जबकि गलत है। ओक्ष का ओक्शन होता है पर फोक्ष का फोक्शन नहीं होता, फोक्सेज होता है। क्या होता है, राइट तो ये है, ये तो गलत था। इस बात से आप समझ पा रहे हो कि आपको थोड़ा बहुत हल्के फुल्के टूटे फूटे इंग्लिश का एक वचन और बहुवचन का नॉलेज होना चाहिए। हिंदी में भी एक वचन बहुवचन का नॉलेज होना चाहिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये जरूरी है आपके लिए। कहने का मतलब ये कि रट्टा हुआ नहीं चलेगा, जैसे वही पर्सन फिर बना दूं कि एक अध्यापिका ने बालक को एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम समझाए, तो अध्यापिका ने डॉग्स का डॉग्स लिखवाया बताया, उसी प्रकार बालक ने ऑक्स का ऑक्सेज बताया। गलत बात है, ऑक्स का ऑक्सन होता है। तो ये राइट था, ये गलत था, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं सीखा हुआ ज्ञान क्या डाला है, बाधा डाला है। अगर बाधा डाला है तो ऋणात्मक है, अगर साधक है धनात्मक है। ना कोई बाधा डाला ना कोई साधक है तो क्या है, आपका शून्य है। जैसे कबीर के दोहे याद किए, रहीम के दोहे याद किए। अब कबीर के दोहों की बात करें तो कबीर की भाषा बिल्कुल सीधी सादी है। बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, तेनर बकरी खात है ताकि कौन हवाल, सीधी सीधी बात है। पर रहीम के, भैया पानी पे चले तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस सूर। हर जगह पानी का अर्थ ही अलग अलग होता है। इसका मतलब ये मुश्किल है। कबीर वाली भाषा सीधी है जबकि रहीम की भाषा सीधी नहीं है। कबीर की भाषा सीधी है परंतु तुलसी की भाषा सीधी नहीं है। अवधी भाषा क्लिष्ट है। अगर कह रहा है कि कबीर के दोहे याद करके तुलसीदास के पद याद कर रहा है या तुलसी के पदों को याद कर रहा है तो ये असंभव है, बाधा डालेंगे। क्योंकि वहां पे तो दोहे किसके जमे हुए थे, कबीर वाली भाषा जमी हुई थी। अब तुलसी की भाषा पढ़ेगा तो बात जल्दी से समझ में नहीं आएगी, असंभव, बाधा डालेगी। तो याद रखिएगा, कबीर के साथ रहीम देता है, कबीर के साथ तुलसी देता है, तो वहां पर बाधक होगा, साधक नहीं होगा। इसके बाद शून्य यंत्रण में आ जाओ। शून्य यंत्रण में ना तो बाधक है ना आपका साधक है। ये कहो जैसे आपने हिंदी पढ़ी, चलो पढ़ी, हिंदी के आपने नियम पढ़े, एक वचन बहुवचन पढ़ा होगा, पढ़ लिया होगा। अब विज्ञान के अंदर आपने बल के नियम पढ़ रहे, न्यूटन की गति के नियम पढ़ रहे, कहाँ बाधा डाल रहे हैं, कोई बाधा नहीं डाल रहा।
एक बच्चा एकवचन बहुवचन पढ़ करके विज्ञान के अंदर गति के नियम पढ़ रहा है, न्यूटन के नियमों को पढ़ रहा है, आइंस्टीन के सिद्धांत को समझ रहा है, रदरफोर्ड के नियम को पढ़ रहा है, तो कहाँ बाधा है? कहीं बाधा नहीं है। आप संस्कृत पढ़ रहे हो, अलग ही लैंग्वेज है, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, कोई बाधा नहीं पड़ रही, कोई बाधा नहीं आ रही। तो जहां बाधा नहीं आती वहां क्या है? शून्य। जहां बाधा आती है ऋणात्मक, और जहां बाधा न आकर के साधक होता है, सहायक होता है, धनात्मक होता है। पर कुछ अन्य भेद भी होते हैं। अधिगम अंतरण के कुछ अन्य भेद भी हैं 5। पहला पार्श्वीय होता है, दूसरा द्विपार्श्वीय होता है। द्विपार्श्वीय को द्विपक्षीय कहते हैं, क्रॉस अंतरण कहा जा सकता है। पार्श्वीय, द्विपार्श्वीय, द्विपार्श्वीय को द्विपक्षीय कहा जा सकता है, क्रॉस अंतरण कहा जा सकता है। दूसरा है अनुलंबन और अनुकर्मी। अनुलंबन को ही लंबात्मक और ऊर्ध्व या अनुलंब कहा जा सकता है, जबकि अनुकर्मी को अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, ये याद रखिए, ये इंपोर्टेंट है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, और यहाँ पे अनुलंब और अनुकर्मी, और लास्ट में है समस्त्र अंतरण, यानी पार्श्वीय द्विपार्श्वीय, पार्श्वीय और द्विपार्श्वीय। तीसरा जो होता है आपका अनुलंब। अनुलंब को लंबात्मक कह सकते हैं, ऊर्ध्व कह सकते हैं, अनुप्रस्थ कह सकते हैं, और अनुकर्मी को आप अनुदैर्ध्य कह सकते हैं और क्षैतिज कह सकते हैं। इसके बाद 5वां जो भेद है वो है आपका समस्तर अंतरण। अब पांचों के अलग अलग भेद लेते हैं। एक बार इससे आया हुआ प्रश्न है, देखिएगा। हम क्या कर लेते हैं, हमारी सोच होती है कि यार शून्य धनात्मक ऋणात्मक से आएगा। एग्जामिनर आजकल ऐसा नहीं कर रहा, एग्जामिनर और आगे बढ़ जाता है। एग्जामिनर आगे बढ़ गया, कई बार शून्य वाले, ऋणात्मक वाले या धनात्मक वाले, इनके अंतर एग्जाम्पल आ जाते हैं। हम रट लिए वो सारे एग्जाम्पल, पर वो एग्जाम्पल यहां पे भी पुट होने लग जाएंगे। देखो, पार्श्वीय अंतरण क्या होता है? पार्श्वीय का मतलब होता है, पार्श्व का मतलब पास होता है। पार्श्व का मतलब क्या होता है? पास। पूर्व ज्ञान को उसी समान परिस्थिति में कम मिलन। कोई चीज सीखी है और वैसी ही परिस्थिति आपके सामने दोबारा से आ जाए, उसको दोबारा वैसा का वैसा लागू कर दो, पार्श्वीय है। जोड़ सीखा, जोड़ कर रहे हो, गुणा सीखा, गुणा कर रहे हो, भाग सीखे, भाग कर रहे हो। समझ रहे हो बात? पार्श्वीय अंतरण में पूर्व में जो आपने चीजें सीखी वैसी स्थिति आपके सामने दोबारा से आ जाती है, वो आपको इस काम में लेने लग जाते हैं। जैसे मैथ्स में सवाल करते हो, एक सवाल सेम किया, सेम वैसा को वैसा आया, तुरंत कर दिया, अगला सेम आया, तुरंत कर दिया, अगला सेम आया, तुरंत कर दिया। क्या है? पार्श्वीय। समझ रहे हो? कोई भी चीज समानार्थी लग रही है, जो चीज सीखी और उसी को काम में पुनः लेके आ रहे हो, तो क्या है? पार्श्वीय अंतरण है। कौन सा रहेगा? पार्श्वीय। अब देखो, जोड़ सीखकर जोड़ करना, घटा सीखकर घटा करना, गुणा सीखकर गुणा करना, भाग सीखकर भाग कर। मैथ का कोई क्वेश्चन सोल्व किया, उसी समानार्थी क्वेश्चन आ गया, आपने सोल्व कर दिया, क्या है? पार्श्वीय। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, तो सवाल कर दिया आपने सोल्व, तो क्या है? पार्श्वीय। एग्जाम्पल देखिएगा, एक बच्चा विद्यालय के अंदर जोड़ सीख कर आता है या घटाव सीख कर आता है। एक बच्चे ने विद्यालय में घटाव की प्रक्रिया को सीखा, एक बच्चे ने विद्यालय में घटाव की प्रोसेस को सीखा। घर में आया, फ्रीज खोला, जोड़ घटा की प्रोसेस को सीख कर आया है। बच्चे ने फ्रीज खोला, सेव को गिना, 5 में से 1 सेव को निकाला और मम्मा को बोला कि मम्मा 4 सेव बचे हुए हैं। इसका मतलब उसने पहले देखे, गिने होंगे कि 5 हैं, 1 निकाल लिया, फिर गिन के देख लिया 1 2 3 4, मम्मा 4 सेव बचे हैं। इसका मतलब वो प्रोसेस कर रहा है। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? है ना? तो ऐसी कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आए कि जो चीजें सीखा है और उसी चीज को फिर काम में लेके आ रहा है। जोड़ सीख रहा है, जोड़ की क्रिया कर रहा है, घटाव सीखकर घटा की क्रिया कर रहा है, गुणा सीखकर गुणा की कर रहा है, भाग सीखकर भाग की क्रिया कर रहा है, तो इसका मतलब क्या? आपका पार्श्वीय अंतरण है। एक मैथ का क्वेश्चन किया सोल्व, उसी समानार्थी क्वेश्चन को फिर सोल्व कर दिया, तो क्या है? पार्श्वीय। द्विपार्श्वीय में बात देखिएगा, द्विपक्षीय या द्विपार्श्वीय, द्विअंतरण कहेंगे, द्विपार्श्वीय या द्विपक्षीय या फिर क्रॉस अंतरण। इसमें क्या होता है? द्वि का मतलब 2 से होता है, एक भाग का कार्य दूसरे भाग में ट्रांसफर हो जाए। शरीर के एक अंग का कार्य
दूसरे भाग में ट्रांसफर हो जाए, स्थानांतरण हो जाए। जैसे आपके हाथ पे कोई चोट आ गई और आपने क्या किया, दाएं हाथ के बजाय आपने बाएं हाथ से काम करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि बाएं हाथ का प्लेयर दाएं हाथ से खेलने लग जाता है, बाएं का दाएं से खेल रहे हैं। इसमें कभी बाधा नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। इस कार्य को करने में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। पार्श्वीय अंतरण है ये। क्या है? पार्श्वीय। यानी बच्चा कोई धनात्मक चीजें सीखा और अगला उसी चीज को दोबारा से उसी से जुड़ा एग्जाम्पल कर भी दिया, तो मतलब धनात्मक वाला एग्जाम्पल है इसमें। कौन से? धनात्मक। बाधा नहीं आनी चाहिए, बाधा नहीं आनी चाहिए, साधक होना चाहिए। दाएं हाथ के चोट लगने पे बच्चे के द्वारा बाएं हाथ से खेल करना, दाएं हाथ के क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बाएं हाथ से खेलना, इस अंतरण में कार्य करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब ये क्या होता है? साधक होता है। तो धनात्मक वाले एग्जाम्पल जितने भी आपने पढ़े, धनात्मक है, धनात्मक आपको पता कि धनात्मक है और ऑप्शन में धनात्मक नहीं है। मेरी बात को समझिएगा आप लोग, धनात्मक अंतरण है और भाई आपने धनात्मक ऋणात्मक और शून्य पढ़ा कि नहीं, और कोई एग्जाम्पल दिया धनात्मक का है और एग्जाम्पल में धनात्मक का नहीं मिल रहा आपको, ऑप्शन आपके ये पार्श्वीय, द्विपार्श्वीय, अनुलंब, अनुक्रमिक है, तो क्या करेंगे? पार्श्वीय कर देना। इसके अंदर धनात्मक वाले सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे क्योंकि धनात्मक में कोई बाधा नहीं होती, सेम सीखता है। समझ में आई बात? इसके बाद देखो अगली बात होगी, वो है अनुलंब या लंबात्मक या फिर अनुप्रस्थ या फिर कह सकते हैं ऊर्ध्व। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है एक बार। एक विषय का लंबे समय तक अध्ययन करना भी एक बार पूछा भी गया है कि एक विषय का लंबे समय तक अध्ययन करना क्या है? अनुप्रस्थ अंतरण है साहब। क्या है? अनुप्रस्थ। यानी सीखे गए कौशल का अंतरण, सीखे गए कौशल का अंतरण, सीखे गए ज्ञान का अंतरण, सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण उच्च स्तर के अंतरण में, उस स्तर के कौशल में, उस स्तर के ज्ञान में हो जाए। रट्टा मत मारिए। सीखा गया ज्ञान उच्च ज्ञान में, सीखा गया कौशल उच्च कौशल में, सीखा गया अंतरण उच्च अंतरण में। अगर सहायक हो रहा है तो क्या है आपका? अनुलंब, अनुलंब या अनुप्रस्थ या फिर क्या होगा? अनुप्रस्थ या फिर लंबात्मक या फिर ऊर्ध्व। श्रेणी क्रम तरीके से सीखना। श्रेणी क्रम का मतलब होता है लगातार सीखना, एक के बाद एक लगातार सीख रहे हो, श्रेणी क्रम में है। जैसे साइंस में श्रेणी क्रम समानांतर क्रम पढ़े हो, या श्रेणी क्रम का मतलब लगातार एक ही श्रेणी में है। जैसे जोड़ सीखा, घटाव सीखा, गुणा सीखा, भाग सीखा, इकाई दहाई सीखा, सब क्या है? श्रेणी क्रम। आपने हिंदी में वर्ण सीखे, शब्द सीखे, पद सीखा, वाक्य सीखा, पद सीखा और पद परिचय सीखा। आपने सबसे पहले वर्ण सीखे, शब्द सीखे, वाक्य सीखे, पद सीखे और पद परिचय सीखा। एक विषय का लंबे समय तक आपने अध्ययन किया है, तो इसका मतलब आपका अनुलंब हो गया। एक बच्चा वर्गमूल सीखकर वर्ग की क्रिया सीखकर वर्गमूल सीख रहा है, घन की क्रिया सीखकर घनमूल सीख रहे हैं, जोड़ सीखकर वो घटाव सीख रहे हैं, घटाव सीखकर वो गुणा सीख रहे हैं, गुणा सीखकर वो भाग सीख रहे हैं, तो आपका हो गया अनुलंब। परंतु जोड़ सीखकर जोड़ की क्रिया कर रहे हैं तो पार्श्वीय। क्या होगा? पार्श्वीय। इसके बाद अनुक्रमिक और क्षैतिज अनुदैर्ध्य में क्या होगा? अनुक्रमिक या क्षैतिज या अनुदैर्ध्य, एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर सीखना। समझ रहे हो? एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर, एक ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़कर। यहां पे कोई साधक की बात नहीं हो रही, पूर्व वाला नवीन में सहायक नहीं हो। यानी कहीं कोई चीज आ गई, कहीं कोई चीज आ गई, उसमें आप पहले से कुछ जानते हो, नवीन चीजें उसके साथ जोड़ दो। पूर्व ज्ञान अगर सहायक हो रहा है इसमें, इसका मतलब यही है, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ रहे हो। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में क्या हो रहा है? सहायक हो रहा है। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में सहायक हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी धनात्मक है, इसमें भी क्या है? धनात्मक। एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ रहे हो आप, एक विषय को दूसरे विषय के साथ, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति के साथ जोड़ रहे हो, या फिर भूगोल को अर्थशास्त्र से जोड़ना, अंकगणित को बीजगणित के साथ जोड़ना, बीजगणित को अंकगणित के साथ जोड़कर सीखना, क्या होगा?
अनुक्रमिक होगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट और लास्ट आपका जो है वो है समस्तर अंतरण या एक पक्षीय अंतरण। इस अंतरण में क्या होता है कि सीखे गए कौशल का स्थानांतरण समान स्तरीय कौशल में ही होगा, परंतु ऐसा तो हमें पार्श्वीय अंतरण में भी करके गए, ऐसा हमें अनुक्रमिक अंतरण में भी करके गए। तो जो एग्जाम्पल पार्श्वीय अंतरण के हैं, एक बच्चा जैसे जोड़ सीखकर जोड़ की प्रक्रिया कर रहा है और उत्तर आपको पता है कि पार्श्वीय होना चाहिए, उत्तर क्या होना चाहिए, पार्श्वीय अंतरण होना चाहिए, और ऑप्शन में पार्श्वीय अंतरण नहीं हो तो क्या करेंगे, समस्तर अंतरण। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपका कोई एग्जाम्पल है पार्श्वीय अंतरण का है और आपको पता है कि पहले सीखा गया ज्ञान सेम परिस्थिति में काम ले आ रहा हो, जोड़ सीखकर जोड़ कर रहा है, गुणा सीखकर गुणा कर रहा है, भाग सीखकर भाग कर रहा है, ठीक है ना, और ऐसे एग्जाम्पल में आपको पार्श्वीय अंतरण नहीं मिल रहा तो आप क्या कर देंगे, समस्तर अंतरण। अनुक्रमिक में क्या पढ़ा, एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़ रहे हो, आपका उत्तर अनुक्रमिक होना चाहिए, पर अनुक्रमिक अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग क्या कर देंगे, समस्तर अंतरण करेंगे।